विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं उपस्थित हो रहा हूं आपके सामने मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ एक वीडियो लेकर के, जिसमें परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये वीडियो। अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिए मेरे साथ। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में। मैं हूं दीपेंद्र। तो शुरू करते हैं वीडियो। और एक बात बता दें आपसे, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक भी करें। तो जल्दी से समझते हैं इस वीडियो के द्वारा बताई गई जानकारी। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणों का परिणाम थी। मोहम्मद गोरी के सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, जिस पर आने वाले समय में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एवं लोदी वंश के सुल्तानों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणों का परिणाम थी। मोहम्मद गोरी के सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंशों ने शासन किया। उनमें से सबसे पहला जो शासन है वो गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है। इसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद सैयद और लास्ट में लोदी वंश के सुल्तानों ने शासन किया था। तो सबसे पहले, क्योंकि गुलाम वंश के बारे में बात चल रही है, तो गुलाम वंश शुरू हुआ 1206 ईस्वी में और ये खत्म कब हुआ? 1290 ईस्वी में। तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी का जो सफर है वो हम लोग तय करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में तय कर पाना असंभव है। इसको दो वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, आज इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलती है ये आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पर हम लोग छोटे छोटे चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों को भी समझेंगे और अंत में 2 से 3 प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर राइट करके दे सकते हैं। तो आइए गुलाम वंश के बारे में समझते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रारंभिक सुल्तान गुलाम वंश के थे। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगा जरूर, ध्यान रख लीजिएगा। क्या मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रारंभिक सुल्तान गुलाम वंश के थे। इसे गुलाम वंश कहने का प्रमुख तर्क यह है कि इस वंश के श्रेष्ठ 3 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन गुलाम वंश के ही थे। इसे मामलूक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। यानी जो सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शासक थे, उन शक्तिशाली शासकों को यहाँ पर अंकित किया गया है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले जो शासन करने वाले वंश के लोग थे वो गुलाम वंश के लोग थे। गुलाम वंश कहने का प्रमुख तर्क यह भी बताया जाता है कि इस वंश के श्रेष्ठ 3 शासक हुए। उन सब में सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद इल्तुतमिश और तीसरा बलबन था। ये बहुत ही अपने क्षेत्र में शक्तिशाली शासक हुए। और इस वंश को यानी गुलाम वंश को मामलूक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। दास वंश भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब इंपॉर्टेंट जो जानकारी है उसको आप नोट करते चलिए। अभी की जो बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। यानी दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में वह जब उत्तराधिकारी बनकर के आया तो वह 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक ही शासन कर पाया। अपने शासनकाल में मोहम्मद गोरी अपने शासनकाल में अगर हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या उपलब्धता पाई है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका दास और भारतीय क्षेत्रों का उसका प्रतिनिधि वली अहद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में गद्दीन सीन हुआ। मतलब इसका जो नाम था वली अहद के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में गद्दीन सीन हुआ। लाहौर उस समय उसने लाहौर को ही राजधानी घोषित कर दिया और लाहौर से ही अपने शासनकाल को चलाने लगा। तब केंद्र की जो राजधानी थी वो लाहौर हुआ करती थी। उसने लाहौर को ही राजधानी बनाए
रखा। इसे तुर्क सरदारों ने सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया था। तुर्क सरदारों ने सत्ता संभालने के लिए इसको आमंत्रित किया था, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अपने पुत्र से अगर कोई सगा है तो सबसे सगा गुलाम भी होते थे। गुलाम इतने अच्छे माने जाते थे कि लड़का भी क्या, लड़का तो एक बार दगा भी दे देगा लेकिन गुलाम कभी दगा नहीं देगा। ऐसा कई इतिहासकारों ने, अमीर खुसरो का नाम आता है, उन्होंने भी अपने वाक्यांशों में ये कहा है। तो आइए समझते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के पूरे शासनकाल के बारे में, और उसने अपनी क्या क्या उपयोगिताएं, क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी और भारत में क्या बदलाव किए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी के सम्मान में उसने सुल्तान बनने से इनकार कर दिया। उसने अपने लिए सिपह सालार व सैनिक बने रहना ही स्वीकार किया। तो आइए समझते हैं इसके विषय में। ऐबक को गोरी के उत्तराधिकारी गजनी के शासक महमूद ने दास से मुक्ति पत्र और छत्र देकर सुल्तान के रूप में इसकी स्थिति को मान्यता प्रदान कर दी, और इस प्रकार भारतीय तुर्क क्षेत्रों पर गजनी का दावा कानूनी रूप से समाप्त हो गया। सिंहासनारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। जैसा कि आपने समझा कि मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को मुक्तिदास पत्र भेजकर दास मुक्ति पत्र और छत्र देकर सुल्तान के रूप में उसको उसकी उपाधि स्वीकार कर ली गई, लेकिन उसने सुल्तान बनने से मना कर दिया। सिंहासनारोहण के समय में उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक एवं सिपह सालार बने रहने तक की उसने संतुष्टि जताई। इसके बाद में उसने जब शासन में आ गया, प्रशासन उसके अंडर में आ गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित एक कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। कुरान के अध्यायों का सुरीले स्वर में उच्चारण करने के कारण ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। ऐबक साहित्य का महान संरक्षक था। साहित्य से उससे बड़ा लगाव था, प्रेम था, इस और संरक्षण तो उसने किया ही था, इसलिए महान संरक्षक के तौर पर भी उसको माना जाता था। उसने ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा अदाबुल हर्ब और अल भुजाता के लेखक फक्रे मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही आसानी से इसकी मृत्यु हुई, ना किसी युद्ध में, ना किसी राजनीतिक कलह के दौरान इसकी मृत्यु हुई। ये तो बस केवल खेल रहा था, घोड़े से इसकी मृत्यु हुई। तो आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। तो पोलो खेलते समय हुई थी, ये आप याद रखिएगा। कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया? तो एक आता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के समर्पण में उसने एक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो दिल्ली में आपको पुरानी दिल्ली में मिलेगा। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। साहित्य से बड़ा प्रेम था। उसने कुरान को सुरीले स्वर में उच्चारण के तौर पर निम्नांकित करवाया, अंकित करवाया, जिसकी वजह से उसका नाम कुरान खां भी कहा गया, कुरान खां भी बोला जाता था। इसके बाद में साहित्य से बड़ा लगाव था, इसलिए उसने कई सारे, जैसे ताजुल मासिर का जो लेखक था हसन निजामी, अदाब उल हर्ब और अल बुजाता के जो लेखक थे फक्रे मुदब्बिर को उसने संरक्षित किया था, और उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। तो 6 से लेकर के 1210 तक यानी 4 साल का ही शासन किया, और उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, और स्थापना करने के बाद में यहाँ पर इस गुलाम वंश में 3 ऐसे शासक रहे
जो बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे, और वो शक्तिशाली शासक आपके सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं, और नंबर 2 इल्तुतमिश, और लास्ट में नंबर 3 बलबन माने जाते हैं। इसके बीच में और शासक आए, वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी। जैसे रजिया सुल्तान का नाम आप सुनेंगे, उन्होंने भी काफी योगदान दिया इस तरजमी पर, लेकिन उनको हटा दिया गया क्योंकि पुरुष महत्व ज्यादा था। स्त्री किसी राजगद्दी पर कैसे बैठ सकती थी, उस समय के लोगों ने उसको हटाने का काम किया, और इसी वजह से रजिया सुल्तान का नाम नहीं हो सका। फिलहाल इस वीडियो में आपको जानकारी देते समय, जो इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स पर शेयर करके बताएं। मेरे चैनल पर आने वाले नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी दिन फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।